नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिहाज से हर दल हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। संगठन की बैठकों से लेकर दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और सीएम नायब सैनी की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, तो दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से पिछले चुनाव के वादों और अब चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं को लेकर जमकर सरकार को घेरा गया है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले दल बदल, सीएम का हैट्रिक का दावा, तो हुड्डा का सरकार पर हमला। वादों पर नहीं हुआ काम, सरकार नाकाम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आते आते सियासी उठापटक तेज हो गई है। लगभग सभी दल बैठकों विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं दल बदल का सिलसिला भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी की अगुवाई में बड़ी संख्या में अन्य दलों से लोग बीजेपी में शामिल हुए। इसी दौरान सीएम नायब सैनी ने बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक कहावत है कि काठ की अंडिया एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। बुजुर्ग कोई बात तंत्र निकाल करके बोलते हैं, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। अरे इस बात का भी भाई ध्यान रखियो, एक बड़ा और झूठ पता नहीं कौन सा तैयार कर रहे हैं, वो लाकर छोड़ देंगे जा। उससे बचना भी है, बचाना भी है। क्या हालात की है, उस नए झूठ से भी बचना चाहिए। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाई। दूसरी ओर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को चुनावी वादे याद दिलाते हुए जमकर घेरा। हुड्डा ने कहा, बीजेपी चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई। अब फिर चुनाव में जाते हुए जनता को रिझाने वाली घोषणाएं की जा रही हैं। बहुत सारी घोषणाएं की, मान के घोषणा पत्र उठाओ, आप और उठाओ। तो कुछ सवाल हैं जो लोग इस बात को पूछ रहे हैं। इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कही थी शुरू में, स्वामीनाथन के C2 फार्मूले की बात कही थी, किसान की इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी। इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का कह रहे थे हम बहुत अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, वो देखा। अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, और स्वास्थ्य में 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी इन्होंने। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। विपक्षी दल बीजेपी पर सत्ता में आने से पहले किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगा रहे हैं। नई घोषणाओं को लेकर हमलावर हैं, तो बीजेपी न केवल तमाम वादों को पूरा करने का दावा कर रही है, बल्कि दूसरे दलों से नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर संगठन को मजबूत करते हुए हैट्रिक का भी दम भर रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चुनाव करीब है, एक बार फिर से चुनाव की तैयारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस डिबेट में जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत नेहा जी आपसे। कांग्रेस को आप लोग लगातार कोसते हैं, लेकिन कांग्रेस से लगातार नेताओं को पार्टी में ला रहे हैं, तो क्या मजबूती मिल पाएगी उन लोगों के बीजेपी में आ जाने से? देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो किसी एक व्यक्ति के विचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता किसी अन्य नेता के पर्सनली खिलाफ है। बात है दो विचारधाराओं के बीच की आपसी बात की, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और कांग्रेस पार्टी
जिस विचारधारा पर चलती है, वो पिछले दिनों आपने देखा भी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार संभालने के बाद, केंद्र की सत्ता संभालने के बाद भी वो अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में देख रहे हैं। और उसके विपक्ष में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद में बैठकर हिंदू धर्म के बारे में और जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके बारे में क्या बयानबाजी कर रहे हैं। वो बयान भी मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, उन्होंने सुना है राहुल जी को वो बोलते हुए। ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, जिसमें भारत के संसाधनों को लूट की मानसिकता की एक पार्टी, भारत के व्यक्तियों को पिछले 55 वर्ष राज करने वाली पार्टी, लेकिन भारत के व्यक्तियों के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियां नहीं लाई और गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाई नहीं, क्योंकि उसी विचार के ऊपर उनकी राजनीति टिकी थी। महंगाई हटाने की बात की, लेकिन कभी भी भारत देश की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अप करने का काम नहीं किया, महंगाई को हमेशा बढ़ाया। उस विचारधारा की लड़ाई की बात है। कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आए, चाहे जेजेपी से आया, चाहे आम आदमी पार्टी को छोड़कर आया, आईएनएलडी को छोड़कर आया, जो भी व्यक्ति वहां से हमारी पार्टी में आए, उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना मत उनके साथ जोड़ा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्योंकि उन्होंने भी वो डिफरेंस देखा 2014 के बाद, 2014 से लेकर अब तक जो केंद्र में सरकार चली और जो हरियाणा राज्य में सरकार चली, उस सरकार की जो एक समान नीतियां हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ठीक है, आपने शुरुआत में एक बात कही कि व्यक्तिगत, हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। व्यक्तिगत हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, आपने शुरुआत में एक वाक्य कहा, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति में कोई किसी का स्थायी तौर पर दुश्मन या दोस्त भी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन आपके विरोधी जब आप लोग चौधरी बंसीलाल की तारीफ करते हैं या उनके परिवार की तारीफ करते हैं, तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं, इनेलो वाले भी कहते हैं, जब आप लोग इनकी अगुवाई में सरकार चला रही थी तब तो आप लोगों ने कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था। देखिए, समय और जो व्यवस्था रहती है वो समय के आधार पर भी रहती है। हम हमेशा चौधरी बंसीलाल जी की हमने हमेशा तारीफ की है। अगर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए विकास पुरुष का नाम आता है, तो उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी का विकास पुरुष के नाम में हरियाणा के अंदर नाम जाना जाता है। और हमने उस परिवार को, जो उस परिवार ने हरियाणा की राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो भूमिका निभाई है, हमने उसे कभी भी नकारा नहीं है। और मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूंगी ज्योति जी, कि हुड्डा जी ने भी जो अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं, मैं एज अ नेहा धवन, एज अ स्पोक्स पर्सन और बीजेपी, मैं उन सभी कामों की तारीफ जरूर करूंगी। क्योंकि हरियाणा के सिटीजन होने के नाते जो मेरे समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए अच्छा काम करेगा, मैं उसकी भी तारीफ करूंगी। मैं कभी भी विपक्ष के दूसरे प्रवक्ताओं की तरह बिल्कुल ही मुझे ऑपोजिट बोलना है उस बात पे कभी विश्वास नहीं करती। लेकिन आज तक एक भी प्रवक्ता ने कभी भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नीति तो होगी, इतने साल हमने सरकार चलाई, इतने साल हमने अच्छे काम किए, आप तारीफ करेंगी नेहा जी, पसंद नहीं करते तो अच्छी बात है कि आप भी मान रही हैं, हुड्डा साहब ने काम किया है, आप भी मान रही हैं, ज्यादा परसेंटेज पर आप तो साथ साथ बहुत बोलती हैं, आप क्यों नहीं सवाल सुन लेते हैं? मैं जो बात बोल रही हूँ, ठीक है, उसको पूरा कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको टोक कर आपसे ही पूछ रही हूँ मैडम, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। आप कह रही हैं कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो काम हुआ उसकी आप तारीफ करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं आपकी सरकार में कोई काम हुआ ही नहीं। आज मैनिफेस्टो लेकर बैठे थे बाकायदा 2019 का, एक एक वादे को सिलसिलेवार ढंग से भूपेंद्र हुड्डा याद करा रहे थे कि कोई काम सरकार ने नहीं किया। पिछले चुनाव से पहले जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया। अब जाते जाते चुनाव में जाते जाते नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, आप भी मेरी बातों को ट्विस्ट मत करिए। मैंने बहुत स्पष्टता से बहुत सिंपल एक बात कही कि किसी भी सरकार के समय में कोई भी अच्छा काम होगा तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इसीलिए आपने प्रश्न किया था पहले मुझसे कि किरण चौधरी जी आज अगर हमारे में शामिल हो रही हैं तो उनकी तारीफ हो रही है या वैसे भी उनकी तारीफ होती है। जो जिसका अच्छा काम है,
हरियाणा राज्य के लिए जो उनके परिवार ने जो भी काम किए, जो बलिदान दिया सामाजिक क्षेत्र में, उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी हो या नायब सिंह सैनी जी हो या फिर कोई भी हो। मैं अब बात करती हूँ कि हुड्डा जी क्या कह रहे हैं। हुड्डा जी तो कहेंगे, हुड्डा जी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हरियाणा के आज जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, हरियाणा के अंदर अगर किसी सरकार ने निष्पक्षता से काम किया है और जो वादे किए थे सरकार बनाने से पहले, जो संकल्प पत्र में लाए थे, वो वादे अगर 80 to 90% पूरे किए हैं, तो वो एकमात्र सरकार है, वो है भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। जितने कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गई है, ठीक है, आप कह रही बहुत काम हमने किए हैं, ठीक है, आपका उत्तर आ गया। रोड साहब, पहले किरण गई, उनकी बेटी श्रुति आपकी पार्टी को छोड़कर गई, आज कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके जो मानने वाले, उनके जो चाहने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, उनके समर्थक भी आपकी पार्टी से किनारा कर गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। क्या मान रहे हैं कोई झटका लगेगा कांग्रेस को? ज्योति जी, किरण चौधरी जी के जाने से यही हमें कोई झटका नहीं लगा। अगर झटका लगा था कांग्रेस पार्टी को, वो तब लगा था जब 2022 में राज्यसभा के चुनाव में किरण चौधरी जी ने कांग्रेस की विधायक होने के बावजूद राज्यसभा का वोट कार्तिक शर्मा जी को जिताने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कैंसिल कराया था, दिखा के बाहर वो ओपन कर दी उन्होंने बात। तो वो झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए। और एक तथ्य बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने जैसे कहा कि जो समर्थक उनके गए हैं, उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को उस एरिया में भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पे या सोसान में होगा या नहीं होगा, ये आपने मुझसे पूछा। मैं इस बात को इस तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप नजर डालें राजदान सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी के इस लोकसभा चुनाव के परिणाम पर, जो इस परिणाम में किरण चौधरी जी का होल्ड का जो सेगमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, तो शाम हो या दूसरी हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजदान सिंह जी ने किरण चौधरी के भीतरी गांठ या भारी विरोध के बावजूद भी अच्छी वोटें ली हैं, वो जीते हैं। बजाय अपने अहिरवाल महेंद्रगढ़ नारनौल के क्षेत्र में उनको कम वहां नहीं जीत पाए। हाँ, किरण, ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिए, किरण चौधरी जी का अगर कहीं प्रभाव होता, उनके कोई कार्यकर्ता होते जिनको आज ज्वाइन कराने की बात की जा रही है कि उन पे कितना असर पड़ेगा, तो किरण चौधरी जी अपना टिकट कटने के बाद भीतरी घाट पे जिस तरीके से उतारू हुई थी, मीडिया तक में उन्होंने बयान दिया था, किसी से छुपी बात नहीं है। हरियाणा में कहावत है, ज्योति जी, कुल्हड़ी में गुड़ नहीं फूटता, तो खुली बात होनी चाहिए। तो किरण जी ने जब इतना विरोध किया, इतना भारी भीतरी घात किया, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजदान सिंह जी किरण चौधरी जी की बेल्ट से, उनके क्षेत्र से भारी मतों से, ठीक है, इससे क्या साबित हुआ? किरण को लेकर आपका पहला रिएक्शन मैंने ले लिया है। कोई असर नहीं है। आप ये कह रहे हैं उनके जाने का, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि उनके जाने का अगर कुछ हुआ है तो फायदा ही हुआ होगा, और उनके जाने से अगर पार्टी को कोई झटका नहीं लगा तो उनके समर्थकों के जाने से खैर क्या असर होगा, ये आप कह रहे हैं। दूसरा, हुड्डा साहब ने जो पीसी की है उस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका पहला। भूपेंद्र हुड्डा को क्यों लग रहा है कि सरकार ने कोई कार्य नहीं किया? बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि अधिकांश वादे हम पूरे कर चुके हैं अपनी मैनिफेस्टो के। नेहा धवन भी पैनल पर कह रही हैं कि हम 80-90% अपने वादे पूरे कर चुके हैं चुनाव में जाने से पहले। ज्योति जी, ये टीवी डिबेट में आके घोषणा कर देते हैं कि हमने वादे पूरे कर दिए, दरअसल पे कुछ नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने एमएसपी की बात की थी, वो नहीं दी। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की बात की थी हरियाणा के किसानों के लिए, वो नहीं की। बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते थे। इन्होंने अगर जो 50 एसपीओ या जेई भर्ती होते हैं उसमें से 80% हरियाणा से बाहर के युवाओं को भर्ती कर दी। 75% इन्होंने रिजर्वेशन की बात की प्राइवेट सेक्टर में, वो भी इनकी सिरे नहीं चढ़ पाई। लास्ट में हार कर खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहना पड़ा कि हम इजराइल में 10,000 युवाओं के लिए वैकेंसी बनवा रहे हैं और वहां से आपको रोजगार की संभावनाएं सरकार ने तलाशी हैं। एक जब प्रेजेंट मुख्यमंत्री जब ऐसी बात करता है तो इसका मतलब हरियाणा में वो नौकरी देने में असफल रहे हैं। इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, 400 रुपए का सिलेंडर इन्होंने 1200 तक पहुंचा दिया ज्योति जी। इन्होंने कानून व्यवस्था को सही रखने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का यह जुलूस निकला हुआ है कि प्रतिदिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं।
एक राजनीतिक दल हरियाणा का जो एक मेन राजनीतिक पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष नरवीर सिंह राठी जी को गोलियों से 3 दिहाड़े भून दिया जाता है। असली दोषियों को आज तक सलाखों के पीछे ना तो मनोहर लाल खट्टर सरकार, ना नायब सिंह सैनी सरकार डाल सकी आज तक। सर्वोच्च करनाल में पुलिस के जवान एएसआई संजीव कुमार को गोलियों से भून दिया गया अपराधियों के द्वारा, कोई रोक टोक नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी गिरी क्षेत्र और आज नायब सिंह सैनी का भी करनाल क्षेत्र है। पीसफुल हरियाणा, शांति प्रिय हरियाणा, जहां भाईचारे के तौर पर जो जाना जाता था, आज कानून व्यवस्था के उदाहरण ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जैसे कभी आज तक 66 में हरियाणा बना, आज से कभी देखने को नहीं मिले होंगे आपको। और यही नहीं, शिक्षा की बात की थी उन्होंने, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की थी। ज्योति जी, कोरोना के समय में ना अस्पताल में डॉक्टर थे, ना नर्स थी, ना दवाई थी, ना टीके थे, ना लैब अटेंडेंट भी हड़ताल पे बैठे रहे। आयुष्मान योजना का बड़ा डंडोरा पीटा गया था कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? आयुष्मान के लिए कल भी हरियाणा के एसीएस हेल्थ से IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग थी। कल मैं 3-4 चैनलों पर लगातार जुड़ा तो उनकी बाइट दिखाई जा रही थी कि आज हमारी मीटिंग चल रही है। 133 करोड़ रुपए सरकार देने को तैयार हुई है, इसका मतलब 200 फाइनली बात बन गई है, करोड़ के आसपास फंडिंग पड़ा है। तो और 15 जुलाई के बाद मिलेगा। यही बारिश का महीना होता है ज्योति जी, आप भी ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, तो बरसात के दिनों में जो लोग बीमार होंगे तो आयुष्मान कार्ड लेके वो दर की ठोकरें खाएंगे, तो उनका इलाज ठीक है। आप ये कह रही है तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर आपको या भूपेंद्र हुड्डा को लग रहा है सरकार नाकाम रही, और चूंकि चुनाव करीब है तो आप इनको चुनावी मुद्दों में भी कन्वर्ट करने वाले हैं, इनको चुनावी मुद्दों के तौर पर उठाने वाले हैं। पेपर लीक सरकार साबित हुई है। आज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, चलो वो हरियाणा से बाहर किया, यूनिवर्सिटी ने LLB का पेपर भी पोस्टपोन कैंसिल कर दिया है। हरियाणा में कितने पेपर लीक हुए हैं? रोजगार देने की बात करते थे, युवा फौज में भर्ती होता था, अग्निवीर की स्कीम लाके सेना में भी इन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दी है। कौशल रोजगार निगम जो SPSC और SS बोर्ड के समांतर में इन्होंने खड़ा किया, ज्योति जी वो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। न एडवर्टाइजमेंट की डेट है, न एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसमें कोई प्रावधान है कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, न क्वालिफिकेशन के है। मुंह देख में टिक्के लगा रहे हैं, जो इनको दिल करता है किसी भी संघ के बैकग्राउंड को के व्यक्ति को पकड़ के लगा देते हैं। वो विभाग का नुकसान करके चला जाए, वो फाइलों में आग लगा के चला जाए, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। होम मिनिस्ट्री तक में आग लग गई है। हरियाणा के सिविल सचिवालय में पीछे क्या हुआ था आपको पता है? यानी भ्रष्टाचार पे नकेल डालने की बात करने वाले मनोहर लाल खट्टर जी जब भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए प्रकोप को नहीं रोक पाए तो मोदी जी ने उनको यहाँ से चलता कर दिया और लेखा जोखा देने की नायब सिंह सैनी नए व्यक्ति को भेज दिया। तो 9.5 साल की जो बीजेपी की कुप्रथाएं प्रदेश में रही हैं, जन विरोधी जो नीतियां रही हैं, और इन्होंने जो किसानों पे अत्याचार, युवाओं पे अत्याचार, मैं अभी डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ, नैलो को चर्चा में शामिल कर अत्याचार किया है, उसका जवाब कौन देगा? जब खट्टर साहब को बुलाए थोड़ी बुलाएंगे, ये नायब सिंह सैनी कहेंगे मुझे पता नहीं है। यानी प्रदेशवासी हर तरीके से इनके प्रकोप से पीड़ित है, जन विरोधी कार्यों से पीड़ित है, और वेट में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में। इस बार 4 माह के बाद ज्योति जी सरकार कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। धन्यवाद। पंजिटा जी, बीजेपी दावा कर रही, दूसरी पार्टियों के लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ये चुनाव से पहले संकेत भी होते हैं कि कौन सी पार्टी मजबूत है, किस पार्टी से नेता टिकट चाहते हैं। दूसरी ओर आपकी पार्टी है या कांग्रेस ही है, तमाम उन बातों को मुद्दा बना रही है जो कि पिछले चुनाव में वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए विपक्ष के मुताबिक। देखिए ज्योति जी, वादों की जहां तक बात है तो विधानसभा में जो खट्टर जी ने वादे जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था वो 1770 वादे किए थे, और उसमें से मात्र 262 जो हैं वो वादे वो पूरे सरकार कर पाई थी। चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे जो होते हैं वो जनता भली भांति जानती है कि आखिरी समय के अंदर केवल वोट बटोरने की मंशा से आप जो है वो वादों की झड़ी लगाते हैं। आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हम सभी वर्गों को सब कुछ दे देंगे, लेकिन होता वो धरातल पे कुछ भी नहीं है। जो 9.5 साल तक नहीं दे पाए, जो 9.5 साल तक 4 लाख करोड़ के आसपास का हरियाणा वासियों के ऊपर कर्ज चढ़ाकर चले गए, और उसके बावजूद अगर देखा जाए कर्ज के बावजूद जो है उस हिसाब से ना तो कोई कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं,
ना कोई आपके पक्के कर्मचारी हैं उस अनुपात के अंदर। अगर देखा जाए तो आज आपके पास जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 2 लाख के आसपास जो है वो सरकारी पक्के कर्मचारी, जो पक्के पद है वो खाली पड़े हैं। और कौशल रोजगार के आप पीछे पड़े हैं। कौशल रोजगार के अंदर आप किसको लगा रहे हैं किसको पता है, आपके हाथ की बात है सारी की सारी। और क्या है कौशल रोजगार? कोई हरियाणा का ना कोई बोर्ड है, ना कोई कमीशन है, कोई हरियाणा सरकार के अंतर्गत उसको गठित नहीं किया गया, कंपनी लॉ के अंतर्गत उसको गठित किया गया है। कोई उसकी कोर्ट में कोई आपकी कानूनी कोई वो वैधता नहीं है उसकी, कोई आप उसको चैलेंज नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस हिसाब से आपको मानना है। कच्चे कर्मचारी हो, 1 साल का आपका वो है ना रोजगार है, सरकार चाहे तो बढ़ा दे, ना चाहे तो ना बढ़ाए। और बहुत से ऐसे हैं, चाहे रोडवेज के हैं ऐसे ही कौशल रोजगार वाले, वेटनरी वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ जो है पंचकुला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफी लंबे समय से। कईयों को 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए। तो नए ऐसे टीचर्स भी हैं जो कौशल रोजगार की कच्चे भर्ती के बाद जिन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो अभी देखिए हाल ही में हम क्राइम की जो स्थिति है उसके ऊपर कई डिबेट्स कर चुके हैं। आए दिन गोलियां दिन दिहाड़े चल रही हैं, हत्याएं, लूटपाट, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, उन्हीं को गोलियों से भून दिया जाएगा जो सुरक्षा करते हैं प्रदेशवासियों की, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित महसूस करेगी? जब एक जनप्रतिनिधि तक को फिरौती की जो है वो कॉल आती है। हाँ। और उनको भी आप किसको पकड़ा है आपने आज तक जनता में कभी बताई है? आपने नफे सिंह राठी जी के जो कातिल है, जिन्होंने जो मास्टरमाइंड है, उनके नाम उजागर कर दीजिए। या हिसार के अंदर आपने अभी तक बताई है 5 करोड़ की फिरौती जो मांगी गई है, 40 गोलियां चलाई, आप बता दीजिए उसमें किसको। या हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी को जो विदेश से धमकी आई थी, बताइए कौन है उसके पीछे? आप बताते क्यों नहीं है? ये आपकी विफलता है। आम जनता क्या सुरक्षित महसूस करेगी अगर कोई पुलिस वाले ही और जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है प्रदेश के अंदर? और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे किसानों की आय का मुद्दा हो, फिर उनके ऊपर आपने आय तो क्या दुगनी करनी थी, आपने जीएसटी लगाने का काम किया। 750 किसान एमएसपी के कानून की मांग करते रहे, आज तक आपने एक कानून उनको नहीं दिया। उसके बाद क्लर्क हैं वो बेचारे 35-400 मांग रहे थे। पुलिसकर्मी जो हैं पंजाब के समान वेतनमान वो आपने नहीं दिया, वो स्ट्राइक, उन सब पे तो लाठियां बरसाई। आंगनवाड़ी ले लीजिए, रोडवेज वाले ले लीजिए, सफाई कर्मचारी ले लीजिए, क्लर्क ले लीजिए, ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं उनको ले लीजिए। तो हर वर्ग ही, चाहे अगर महिलाएं हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे दूसरे नंबर पे है। अगर महिलाओं की वैसे बात करें तो आपने उनके घर का बजट बिगाड़ दिया इतनी ज्यादा महंगाई करके। युवा है वो परेशान है। आज युवाओं का सुसाइड रेट जो हरियाणा में है वो नेशनल एवरेज से भी 2% ज्यादा है। आज हर 5वें दिन हरियाणा में एक बच्चा जो है ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो रही है। बच्चे अपना बेच के जमीनें बेच के विदेश में पलायन कर रहे हैं। तो क्या, कहाँ ना नौकरी है आपके पास, और क्या वादे और क्या चाहती है सरकार से? मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे पाए। और अब अगर आखिरी 3-4 महीने में आप बरसात में भी सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो आप देखिए जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को आप किस तरह खराब कर रहे हैं। यहाँ एक थोड़ी सी करेक्शन, चर्चा, आप तो हर एक मोर्चे पर सरकार को नाकामी मान रहे हैं। एक थोड़ी मैं करेक्शन करना चाहूंगा। यहाँ रोड साहब ने 3 जगहों का नाम लेके ये कह दिया कि वहाँ रावदान सिंह जीते हैं। एक तो भिवानी, देखिए हमारी बड़ी बहन सेम बात हर डिबेट में पढ़ते हैं, ये रटा हुआ एक पर्चा है। देखिए अपनी बात रख रहे हैं, मुद्दे तो बदल नहीं जाएंगे। जब हम चुनाव को लेकर बात करने लगे मैडम, तो मुद्दे तो रहेंगे ना जो इनेलो पहले से उठा रही है, कांग्रेस पहले से उठा रही है। फिर तो आप भी जो तारीफ करते हैं, कल को ये कहेंगे कि आप भी रटी रटाई तारीफ कर रही है ना। 10 आप अपनी बात कह चुके मनीषा जी। मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी के बारे में इनको याद आ गई, कुछ बात कर रहे थे तारीफ की। तो इनको ये पूछिए चौधरी बंसीलाल जी की सरकार गिराई किसने थी? भाजपा ने गिराई थी चौधरी बंसीलाल जी की सरकार। मैंने पहले सवाल में, क्योंकि आप लोग हर बार कहते हैं तो मैंने शुरुआत में ही पूछ लिया था। हाँ, और ऊपर से यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने थोड़ी 3 जगहों का नाम लिया, भिवानी का, तो शाम का, महेंद्रगढ़ का, कि वहाँ रावदान सिंह जीते हैं। तीनों जगह से हारे हैं। भिवानी से 28,000
851, तो शाम से बारह 8064 और महेंद्रगढ़ से नहीं, संजय जी, मैंने कहा 4840। हीरवाल से ज्यादा किरण चौधरी जी के एरिया में दान सिंह जी की वोट तो ज्यादा शाम में है। तो आ रहे हैं करीब इनका- 8 इनके से बिजली 9 का हजार कोई की असर लीड नहीं मिली है बीजेपी को वहां से। नहीं, वो मेरे को ऐसे सुना, आपने कहा कि आप जीतते भिवानी हैं में भी यहाँ आ से रहे हैं रावदान वहां से। सिंह। चलिए मैं जेजेपी को हाँ, चर्चा अब- में जोड़ रही हूँ। यादव जी ठीक है, अब आप लोग बीजेपी के सामने फिर से खड़े जैसे 2019 में खड़े थे, फिर से बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल जो कि नेलोर कांग्रेस कहती है कि आप लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है। अब जब हिसाब किताब हो रहा है कि सरकार ने कैसा काम किया, तो आज हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि 75% जो आरक्षण दिया जाना था प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं दिया गया किन्हीं भी कारणों से, मामला भले ही अदालत में हो। दूसरा जो आप लोगों का 5100 का वादा था बुढ़ापा पेंशन देने का, वो भी पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी ने तो अपना वादा पूरा कर लिया। ज्योति जी नमस्कार, आपको नमस्कार। सभी प्रवक्ता भाइयों को, साथ में सभी दर्शकों को जननायक जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। आपने जो अभी जो पॉइंट रखे हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी 10 सीटों के साथ एक तरह से 10% का जो है हमारी हिस्सेदारी थी, वो मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग थी, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत थी। जो भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे उसके तहत अगर आप जाओगे, हमने एक तो ये तो बात है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कब बैठक हुई, कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, सवाल तो ये भी है। शुरुआत में खबर आई कि अनिल विज की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है, लेकिन कितनी मीटिंग्स हुई, कितना मंथन किया गया? ज्योति जी मैं सभी आपसे बोल रहा क्या हूँ, क्या कॉमन मिनिमम निकाला गया ज्योति जी आप दोनों के बोलने मैनिफेस्टो देंगे क्या? से? एक तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं इनके पास था ज्योति जी सारे। आप बोलने से पहले ही सब चीजें वो करने लगा। आप एक एक पॉइंट पे आइए, मैं बात करूंगा आपसे। जननायक जनता पार्टी के जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे, चाहे महिलाओं को लेके हो 50% का हम दिलवा पाए, चाहे आप जो है अपना ओबीसी उसके वर्ग के लिए था 1% कोटा हमने दिलवाया। आप जहाँ बात करते हो जो महिलाओं का, मैंने जैसे बताया, किसानों को 14% एमएसपी का जो था वो आप देखिए, किसानों की फसलें किस तरह से उगती थी, आज हमारे हटने के बाद किस तरह से वो किसान जो है बारिश के अंदर मंडी के अंदर बैठे रहे। पेमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, पेमेंट कितने दिनों बाद हुई है। उसके बाद अगर आप आते हो इन सब के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, आप हमारे पास एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। मैं आज आपके चैनल पे, आज नहीं हर बार डिबेट में मैंने आपको बोला है, इन दोनों डिपार्टमेंट अभी और डिपार्टमेंट का आप कंपैरिजन कीजिए। इतने महत्वपूर्ण विभाग थे आप लोगों के पास, तब भी आप कह रहे हैं हमारे तो 10% का ही शेयर था सरकार में। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इन सारे डिपार्टमेंट्स का आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कितना नुकसान हुआ है हमारे जाने के बाद, और कितना हमारा उस टाइम ग्रोथ रेट था और कितना हमने डेवलपमेंट किया है। दूसरा जो आज आपका मेन मुद्दा भी है कि चुनाव में जो लोग जो पार्टियां छोड़ जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर मैं बात करूं, हर विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट तैयार करके कि हम आपको भी टिकट देंगे, आपको भी टिकट देंगे। अब उनके रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएंगे कि टिकट किसको मिलता है, छोड़ के कैसे जाते हैं एक एक पार्टी से। दूसरा वहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि जी अब चौधरी बंसीलाल जी के बारे में कुछ तारीफ की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, बीजेपी एक चीज पर बार बार बोलती थी जो है इमरजेंसी काला दिन था। आपके पास कांग्रेस के जितने भी एमपी एमएलए जितने गए, आप किसी से भी एक चैनल के ऊपर बैठाकर और 300 जो अपना इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें पूछिए क्या हुआ था उस इमरजेंसी में, कहाँ थे वो लोग? क्या वो कांग्रेस के लोग नहीं थे जो आज आपने ले लिए? क्या जो कोयला पॉइंट है? तो आप ये देखिए उन पॉइंटों पे बात है। जहां तक मैनिफेस्टो की बात करती है, बीजेपी डे 1 से बोल रही है पार्टी विद प्रोग्राम है, जो एक एक मैनिफेस्टो को हमने टच किया है। जहां तक आप बात करते हो पेंशन की, आप देखिए एक हरियाणा को छोड़ के आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे बीजेपी कांग्रेस की, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी ने आज तक 3000 रुपए पेंशन करी हो, तो जो आप बोलेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से, तो ये तो बीजेपी का वादा था, बीजेपी ने पूरा कर लिया। आप किस बात की शाबाशी ले रहे हैं इसमें? आप लोगों ने 5100 कहा था ना, हरियाणा तो पहले भी दे रहा था ज्यादा। बिल्कुल कह रहे थे, आपने भी देखा होगा हमारे छोड़ने का रीजन था तब क्या? नहीं, ये छोड़ने का रीजन नहीं था। आप मुझे नहीं, बीजेपी का सिर्फ एक राज्य, ये गलत बात मेरी डिबेट में मत कहिए ज्योति जी। आप लोग हिसार और भिवानी को लेकर आप लोग बार्गेनिंग कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे? ज्योति जी एक साथ मिलने को लेकर, साथ लड़ने को लेकर, बीजेपी की शासन नहीं है और भी 5100 को लेकर अगर गठबंधन टूटता है आप लोगों की ओर से टूटता तो तभी टूट जाता जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में कहा था हम 5100 नहीं करेंगे, ये हमारा वादा नहीं था, ये हमारी सरकार है और हम अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, तभी टूट जाता। तो ज्योति जी आप ये देखिए, अगर ऐसा ही है तो बीजेपी का एक हरियाणा में शासन नहीं है। कांग्रेस जो आज इतने वादे कर रही है, जितना भी 8500 रुपए हर महीने खटाखट अकाउंट में आएंगे, आज लोग लाइन लगा के अकाउंट खुलवा रहे हैं। आपके कोई हमारे यहाँ हरियाणा में सरकार नहीं है।
आप किसानों को दे रहे हैं कि किसान सिर्फ हरियाणा में किसान नहीं है, और प्रदेशों में भी बीजेपी कांग्रेस की शासन है, आप उनमें देखिए, या किसानों का कुछ किया हो या आपका पेंशन का कुछ किया हो, क्यों नहीं करवा रहे वहाँ पे? आज फिर भी हरियाणा में 14 फसलों पर अगर MSP हो पाई है, क्योंकि हम जो है हमारा 10% था, हम जितना प्रेशर बना पाए उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए। क्यों नहीं बीजेपी और शासन जितने भी शासित प्रदेश है उनमें करके दिखाए, उनमें दिखाए कि हमने अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा जाके करी आपकी पेंशन, क्यों नहीं वहाँ किसानों को दिया जाता है? बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, बहुत सारे ये फसल हरियाणा में है ही नहीं, 14 फसल है, गुमराह कर रहे हो किसानों को। चलिए, कुछ ऐसी फसलें जो कभी MSP पर नहीं ली गई, मनोहर पार्ट 1 में भी कुछ ऐसी फसलों को MSP पर लिया जाना शुरू किया गया किसानों के हित के लिए, जो पहले MSP पर नहीं ली गई थी। पार्ट 2 में भी कुछ फसलों को शामिल किया गया। मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। सुखबीर तंवर जी, लॉन्च कर दिए गए जिसको लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए, अब किस मैनिफेस्टो होगा, आप कोई आज उनके बात करने तक को खुश नहीं है। मैं दो मुद्दों को आज लेकर चल रही हूँ। एक तो दल बदल किस तरह से दिशा और दशा तय करेगा आने वाले चुनाव की, और जो मुद्दे जिनको विपक्ष उठा रहा है कि बीजेपी कार्य पूरा नहीं कर पाई 9.5 साल में, और अब चुनाव में जाते जाते घोषणाएं कर रही, नहीं इनका कोई असर नहीं होने वाला है, जो कि विपक्षी कह रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दल बदल, मैं जेजेपी के बाद में आम आदमी पार्टी से बात करें तो, और सब आप बोले। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 10 वर्षों की विफलताओं को छिपाने का विफल प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम इन्होंने 9.5 साल की विफलताओं को छुपाने के लिए जो विफलता के प्रतीक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब थे और गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पूर्णतः बाहर कर दिया हरियाणा से। और विफलताएं क्या है उनका मैं सिलसिलेवार और भी साथियों ने जिक्र किया। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार ने लिया। निश्चित तौर पे कर्ज लेके घी पीने वाली कहावत पूर्णतः हरियाणा सरकार का आंकड़ा लगे चरितार्थ है। शिक्षा के नाम पे विगत के 10 वर्षों में जिस तरह से मर्जर के नाम पे हजारों स्कूल इन्होंने बंद किए, स्वास्थ्य का पूरा ढांचा चरमराया हुआ है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, गुड़गांव में विगत 10 वर्षों में जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, एक ईंट नहीं लगी अस्पताल में। और बिजली दिल्ली और पंजाब में फ्री और 24 घंटे बिजली है, इसके विपरीत हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है और बिजली की उपलब्धता नहीं है। जो सड़कों की अगर हम बात करें, आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा हैं, अनेक दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं। सरकार अनभिज्ञ बनी हुई है, घोषणाएं करती रहती है, लेना देना कुछ नहीं। कृषि की बात करें, और साथियों ने भी बात करी, MSP गारंटी कानून का वायदा किया गया था, विफल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूर्ण करने की पहली कलम से जो अनुशंसा थी कहा था, लेकिन 10 साल बाद भी या तो कलम टूट गई या पूंजीपतियों को अब तक गिरवी कर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा में जिस तरह से निरंतर 10 वर्षों में खाद की कालाबाजारी रही, वो पूरा प्रदेश उसका भुगत भोगी है। और जिस तरह से मानेसर में जमीनों की लूट है, जो 10 करोड़ से 20 करोड़ की जमीन को मात्र 55 लाख में अधिग्रहण करने का विषय निरंतर चल रहा है और 3 साल से धरना चल रहा है। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक विषय आने वाले समय में होगा। और युवाओं की सारे साथी बात कर रहे थे, बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बनाने वाले 75% आरक्षण का जो झुंझुना इन्होंने दिया वो किस प्रकार से विफल रहा। इसके अलावा 5% अंक देने का भी जो जुमला था, किस प्रकार से न्यायालय में चपत लगी। और आज जिस तरह से युवाओं को एक युद्धग्रस्त देश इजराइल में भेजने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, निश्चित तौर पे जितनी निंदा दी गए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और नशा और अपराध जिस तरह से पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, उसकी तो बात ही क्या करनी। और महिला सुरक्षा में जो NCRB के आंकड़े हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। कानून व्यवस्था में भी जिस प्रकार से पूर्णतः व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, फिरौती और हत्या का धंधा चल रहा है, सरकार का कोई उस पर लगाम नहीं है। ये विफलता का प्रतीक है। परिवार पहचान पत्र 3 वर्ष बाद भी परेशानी पहचान पत्र बना हुआ है।
जिसके गलत तथ्यों के आधार पर 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे, 5 लाख से ज्यादा पेंशन काटी और 3 वर्ष बाद भी त्रुटियां ठीक नहीं हुई। अब सरकार विशेष कार्यशाला लगा के इसको ठीक करने की बात कर रही है। निश्चित तौर पे पूरी की पूरी योजना पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, मैं बीजेपी नेहा जी काफी देर से आप लोगों के सवालों का उत्तर देना चाह रही हैं। सर्वे हुए नेहा जी को सभी के सवालों का उत्तर भी देना है, उनको हम टाइम देंगे। एक मिनट ज्योति जी, बोले प्रॉपर्टी आईडी में जिस प्रकार से 90% से ज्यादा त्रुटियां, यासी कंपनी को 58 करोड़ का भुगतान और जिस तरह से त्रुटियां ठीक करने के लिए भ्रष्टाचार के नवीन आयाम स्थापित इस राज्य में हो गए, वो प्रदेश के लिए बहुत बुरा काला अध्याय है। और भ्रष्टाचार की बात करें, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ और एचपीएससी में हैसियत अधिकारी जिस तरह से करोड़ों रुपए लेता पकड़ा गया। और पंचायती राज की मैं बात करूं, विगत के 10 वर्षों में से 4 साल से ज्यादा पंचायती राज नहीं रहा और जिस तरह से चुने हुए पंचायत, ठीक है, तो अब अगले सवाल में बोल लीजिएगा, अगले उत्तर में कंप्लीट कर लीजिएगा जो रहता है। विषय भारतीय जनता पार्टी के पिटने का है। इन चुनावों में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी और 2 अंकों में भारतीय, ठीक है, आपने सारे मुद्दे रख लिए नेहा जी, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब तो लगभग हर एक मुद्दे को लेकर ही रोजाना बात होगी। आपने सभी को सुना, अलग अलग मुद्दे सबकी ओर से उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है मैनिफेस्टो को लेकर। आप कह रहे हैं अधिकांश वादे पूरे हो गए, आप मुझे ये बताएं कितने वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में और कितने पूरे हुए। दूसरा, पंडिता जी कह रहे हैं जो घोषणाएं सरकार में रहते हुए की गई उनमें से कितनी पूरी हो गई, वो भी आप मुझे बताएं कितनी घोषणाएं की गई 9.5 साल में और कितनी पूरी आप लोग कर पाए। कर्ज को लेकर भी ये लोग आंकड़ा अलग अलग दे रहे हैं, तो कर्ज को लेकर क्या स्टेटस है वो भी आप मुझे समझाएं। नौकरियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कितनी नौकरियां दी गई हैं, HKRN पैरेलल खड़ा कर दिया गया कि सरकारी नौकरियां कम दी जा रही, हालांकि विपक्ष का कहना है, वो भी आप आंकड़ों के साथ बताएं डिबेट में। 4 सवाल। ज्योति जी, आपको डबल टाइम देना पड़ेगा आपके प्रश्नों के सारे। जी 4 सवाल आप टाइम बारी लीजिए। बारी से जो अन्य विपक्ष के लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब देने के लिए ये चारों सवाल चारों प्रवक्ता मैडम, चारों सवाल इन्होंने उठाए हैं। मैनिफेस्टो को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया गया, सरकार में रहते हुए कितनी घोषणाएं हुई है इनेलो ने सवाल उठाया गया, कर्ज को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। हाँ, तो मैंने इन्हीं के सवाल पूछे, मेरे सवाल और इनके सवाल बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। आप उत्तर दीजिए। हाँ, तो गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, गुस्सा नहीं हो रही हूँ। जवाब देने शुरू मैं गुस्सा क्यों होंगी, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। बोलिए। मैं उनका और आपका जवाब मिलकर दे दूंगी। हाँ, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपका भी बात का जवाब दूंगी और उनकी बात का भी जवाब दूंगी। मैं यही कहना चाह रही थी। हमने 283 जो है वो वादे किए थे संकल्प पत्र में, जिसमें 223 वादे हमारे कंप्लीट हुए थे। और अब बात करती हूँ, मैं एक छोटी सी बात करूंगी, फटाफट बात करूंगी। आम आदमी पार्टी का सबसे पहले जवाब दे देते हैं, वो हमेशा कर्ज की बात करते हैं। तो पिछले 4 सालों में अगर मैं दिल्ली सरकार के ऊपर कर्ज देखूं तो लगभग 7% का कैग की रिपोर्ट है कि 7% कर्ज दिल्ली सरकार पर बढ़ चुका है। पिछले 4 सालों में 39,000 करोड़ रुपए का तो केवल केंद्र सरकार का कर्ज है जो कि बढ़ चुका है। और 2024 और 25 में जो नई अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जो दिल्ली सरकार की योजना थी, उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजनाएं बनाई गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि 2024-25 के कार्यकाल में अप्रैल से सितंबर माह में लेने की बात थी। तो जरा आईना अपनी तरफ भी घुमाइए, तब जाकर हरियाणा की बात करिएगा। जेजेपी की छोटी सी बात का जवाब दूंगी। जेजेपी हमेशा अपने जो कार्यकाल हमारे गठबंधन के साथ उनका रहा, उसका पूरा क्रेडिट खुद लेने की बात करती है और झूठ पे झूठ बोलती चली आ रही है। हर डिबेट में ये बोलते हैं कि एयरपोर्ट बना क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का सपना था, पेंशन 3,000 की क्योंकि डिप्टी सीएम जी का सपना था, किसानों की सम्मान निधि उनके खाते में ऑनलाइन भिजवाई गई, केवल एकमात्र एक राज्य है हरियाणा, वो डिप्टी सीएम जी का जो है सपना था। इनको कोई समझाइए जाकर कि डिप्टी सीएम जी क्या बिना बीजेपी की सरकार के साथ गठबंधन किए ये काम कर सकते थे? और ये हमारे संकल्प पत्र में निहित थे। ये हमारी सेंटर की स्कीम थी जो किसान सम्मान निधि ऑनलाइन खाते में पूरे देश भर में जाते हैं। एक क्लिक के माध्यम से अभी प्रधानमंत्री जी ने 7वीं किस्त जो है एक क्लिक के माध्यम से पूरे देश भर के किसानों के खाते में डाली है। डिप्टी सीएम जी का क्रेडिट नहीं लेंगे, हमारे क्रेडिट को छीनने की कोशिश ना करें। अब छोटी सी बात का जवाब देती हूँ INLT के प्रवक्ता का। INLT के प्रवक्ता हमेशा इजराइल की बात को लेकर आते हैं, बाकी मुद्दे में कांग्रेस के साथ उनके कवर करूंगी।
इजराइल का मुद्दा हमेशा लेकर आते हैं। ये कैसी पिछड़ी सोच की बात करते हैं। इनके खुद के अभय सिंह चौटाला जी के बेटे करण चौटाला जी ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन, जब वो बाहर पढ़ के आ सकते हैं तो हमारे युवा यहाँ इजराइल में युद्ध वाले मुद्दे को उठाया इन लोगों ने, बाहर जाने को नहीं उठाया। इजराइल में हालांकि आप लोग जहाँ भेज रहे हैं, आप लोग जहाँ भेज रहे हैं वो जंग वाली जगह से दूर है। ये लोग इस बात को मुद्दा उठा रहे थे कि जहाँ जंग छिड़ी है वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। हालांकि आप लोगों की ओर से जवाब दिया गया था उस बात को लेकर। बिल्कुल मैं इस बात का जवाब दूंगी, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब लंदन भेजने से मना नहीं कर रही है ज्योति जी। इजराइल में, बिल्कुल इजराइल में और इजराइल के अन्य जगह पर भी, बाहर भी, जहां पर भी हमारे युवा काम करने के लिए जा रहे थे, पहले दलालों के आधार पर जा रहे थे, उनसे बातचीत करके जा रहे थे। हमारी सरकार ने इस बार बीच में रहकर उनकी सुरक्षा मुहैया कराने का काम किया है और एक गारंटर के रूप में वो उपस्थित हुए हैं ताकि उन युवाओं के अभिभावक निश्चिंत होकर सरकार पर विश्वास करके उनको भेज सके। ये हरियाणा सरकार ने काम किया है जिसको ये गलत प्रचारित कर रहे हैं बार बार, तो इसलिए इस बात को गलत प्रचारित ना करने दें। अब आती है बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें मुझे शर्म आती है कि किरण चौधरी जी ने और उनके पूरे परिवार ने इतने वर्षों लगा दिए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को अपना परिवार मानने में, और इन्होंने एक झटके में उनकी पूरी राजनीति आस्था जो कांग्रेस के प्रति थी उसको जीरो बता दिया। खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया कि राव दान सिंह जी किरण चौधरी जी के इलाके से जीत के आते हैं, और कितनी बेशर्मी से उन्होंने किरण चौधरी जी के वर्चस्व को जीरो कर दिया, श्रुति चौधरी जी के वर्चस्व को जीरो कर दिया और राव दान सिंह जी के वर्चस्व को बड़ा बना दिया। किरण चौधरी के हल्के से नहीं जीते, किरण के हल्के से रावदान नहीं जीते। उन्होंने कहा वो गलत कहा, इन्होंने नहीं जीते तो शाम से ये कह रहे थे राव, देखिए अहिरवाल के मुकाबले वहां ज्यादा वोट मिला, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी से ज्यादा वोट मिला, जीते नहीं। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये झूठ बोलने में ज्योति जी माहिर है, इनकी बेशर्मी की हद है। इनको कोई किसी चीज पे मतलब नहीं है, इनको सिर्फ बेशर्मी सुनानी है डिबेट में भी और बाहर भी। देखिए कैसी बातें कर रही है, ज्योति एंकर को पता है, ज्योति जी को पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को दिया, आपने तो जीरो कर दिया उनके काम को। आपकी खुद की राजनीति नहीं होगी जितनी उनकी, उतने वर्षों की तो उनकी राजनीति, आपने तो उनके काम को जीरो मैं जवाब दूंगा ज्योति जी, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। और अभी अभी मेरी बारी है, मेरी बारी पूरी होने दीजिए। कितनी बेशर्मी से कोरोना काल के समय को आपने जीरो बता दिया और आईएनएलडी के प्रवक्ता ने जीरो बता दिया। अगर कोरोना की महामारी के समय में नेतृत्व अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं होता तो कोरोना की एक कर्ज को लेकर फटाफट, कर्ज को लेकर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। लेकिन आज उसके बाद भी अर्थव्यवस्था को लेकर अगर आज भारत टिका है और आज भारत टिका हुआ है तो वो उसी नीतियों की वजह से है जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में अपनाई और अन्य नेहा जी, चूंकि अब चुनाव में जाना है, चूंकि अब चुनाव में जाना है तो विपक्ष इस बात को भी मुद्दा बना रहा है कि कर्ज बहुत बढ़ गया के, इसको लेकर बताएं। हरियाणा की ही बात करें। देखिए सबसे पहले बात आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी हम विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कार्य तो होता ही है। आपको केंद्र सरकार से नहीं तो आपको अन्य जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। ये हमारी सरकार की बात है, हमारी जगह आईएनएलडी की सरकार थी तब भी वो कर्ज लेती थी। नहीं कहते कर्ज था ही नहीं, हम गए तब कर्ज नहीं था। लेकिन देखने योग्य बात ये है जी, देखने योग्य बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार के समय में बढ़ी है। आज हरियाणा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 35,000 रुपए से अप है। आप देखिए इससे पहले की स्थिति नहीं थी, इससे पहले ये इंटरनेशनल डाटा है। आप क्या बात करिए, नेशनल डाटा, ये नेशनल डाटा है। ये पूछ रहे कितना बढ़ा नेहा जी? के समय में 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। अरे महंगाई तो भी बढ़ आप रही है। अंदाजा लगा लीजिए 12,000 से 35,000 रुपए में डिफरेंस। आप नेशनल डाटा है, आप सर्च करिएगा। आप हमारी सरकार से आरटीआई लगा के पूछ लीजिए, आप डाटा पूछ लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप आरटीआई आप सेंटर में आरटीआई लगाएं, आप हरियाणा प्रदेश में इस पर आरटीआई लगाएं, आपके पास में डाटा आएगा, करेक्ट ऑथेंटिकेटेड डाटा आएगा। झूठ बोलने का काम ये बात बोलती हूँ कि जितने आंकड़े पर डेटा पेश करते हैं इसके अनुपात में बताएं आप प्रति व्यक्ति कर्ज
प्रति व्यक्ति आय आज आप हरियाणा के कर्ज को और सेंटर के कर्ज को आप लगा लीजिए प्रति व्यक्ति कर्ज कि आप कितने विकास के कार्य कराने के लिए प्रदेश के पूरे ऊपर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी रोड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मुद्दे इसमें भी अलग अलग मुद्दे, चूंकि हम रोजाना हम क्या कर रहे हैं, हम रोजाना हम मुद्दा चुनावी तैयारियां, चूंकि चुनावी उठापटक बहुत तेज हो गई है, तैयारियों के साथ साथ मुद्दे भी रोजाना आते हैं। तो आज हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हमने बात की है। नेहा जी का कहना है कोई किसी भी मोर्चे पर सरकार, पिछली जो भी सरकारें रही उनसे कम से कम पीछे नहीं है, ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। ज्योति जी, मैं मुख्य विषय के ऊपर आता हूँ। कर्जे की बात हो रही थी, जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो 2014 में 60,000 का कर्जा। बिजली निगमों का भी था 29,000 करोड़, यानी 98,000 करोड़ के आसपास हुड्डा साहब मान रहे हैं। 1 लाख करोड़ 98,000 करोड़ के आसपास। 70,000 करोड़ का तो बजट मनोहर लाल खट्टर जी ने 14 में खुद मुख्यमंत्री बन के पेश किया। और उसके बाद आज जो है वो जैसे अभी इदारों के प्रवक्ता ने भी बताया, 4,51,000 करोड़ का कर्जा है। किसने किया? पहली बात है फैक्ट के ऊपर, अगर इन पे इससे अलग कोई चर्चा हो बीजेपी पे, अगली डिबेट में ज्योति सांगवान के पास आके समझा दें डिबेट में। आप चलिए नेहा जी तो नहीं बता रही, मैं आंकड़ा बता देती हूँ। सरकार नहीं मानती, आप लोग हुड्डा साहब 4,51,000 का नहीं कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं 4.25 लाख करोड़ का। सरकार जो सदन में मानती करीब 2.25 लाख करोड़ का, 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर 2,65,000 करोड़ तक का सरकार मानती है सदन में कि कर्ज है। हालांकि उसमें वो अलग अलग कहते हैं कि कैग का, आरबीआई का, उसे क्यों नहीं ऐड किया गया, देनदारियां क्यों नहीं ऐड की गई, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन सबके अलग अलग आंकड़े। अगली बात चाहता हूँ मैं ज्योति जी, अगली बात है, फिर इनसे जवाब लेना मैं पूरी करता हूँ। बिल्कुल बहुत कम समय में इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। इन्होंने कहा मोदी जी नहीं होते थे कोरोना में कितने लोग दम तोड़ गए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। और मैं इनको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की जो इन्होंने इच्छा शक्ति की बात की कोरोना के समय की, इंडिया बीच में नहीं बोलते। नया जी सुनिए, ज्योति जी अभी इनको चुप कीजिएगा। मैं बिल्कुल रोड साहब, आपको देशवासियों की पीठ दबानी चाहिए उस समय के लिए, आप उसमें भी मेद निकाल रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ नया जी। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भारत सरकार के दिल्ली में नाक के नीचे एम्बेसीज को भी ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया कराए। हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी को मोदी जी के अधीन चल रही सरकार की मेल आईडी पर बाहर से देश से मेल आई कि हम इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो गांधी जी के अंदर चलती है, राहुल गांधी जी के, उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे एम्बेसी के एम्बेसडरों की जान बच गई। और उसके बाद केंद्र सरकार का दबाव डाला, मेल लीक कराने के लिए बोला गया। वो मेल समय कम है, मुझे थोड़ा जल्दी वाइंड अप आज करना होगा। मैं फटाफट लास्ट कमेंट के लिए एक सेकंड की बात है, इससे ज्यादा बेशर्मी कोई नहीं हो सकती कि मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के विकास पुरुष बंसीलाल जी से मनोहर लाल खट्टर, अरे बंसीलाल परिवार की बेइज्जती तो आप लोग कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं बेइज्जती को। किरण चौधरी बंसीलाल नहीं है, लेकिन चौधरी बंसीलाल को मनोहर लाल खट्टर से कंपेयर करके आपने माफी के साथ में आगे बिल्कुल भी समय नहीं देगा। नेहा जी आप भी साथ साथ क्यों बोल रहे हैं, आप साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? बनाया नहीं, बंसीलाल जी ने हरियाणा बनाया था और ये वही बंसीलाल जी की सरकार थी। मनोहर लाल खट्टर जी, सुरेश जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। बोले पंजिता जी आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इन्होंने। जो 1770 घोषणाएं वो भी मात्र 2 साल में जो खट्टर जी ने करी, उसमें से मात्र 262 पूरी करी, उसका कोई जवाब नहीं है। कोरोना काल की जहां तक ये बात करते हैं, कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने भर्ती किए थे वो आज भी जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सेक्टर 5 के अंदर वो VLD जो वेटनरी वाले थे वो बैठे हुए हैं, और EMT जो इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वाले थे वो वहां पे आपने सारे कौशल रोजगार के जरिए जो भर्ती किए थे वो सारे स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज आप जो बात करते हैं, आज आपने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1, और जो प्रति व्यक्ति आय की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इंटरनेशनल आंकड़े उठा के देखिए। पहले हमारे देश का पिछले साल 120वां स्थान था प्रति व्यक्ति आय में, आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा रैंक है 143 पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि आपने जो प्रति व्यक्ति कर्ज है उसको नहीं जोड़ा। आज प्रति व्यक्ति कर्ज जो सेंटर का आपका 205 लाख करोड़ का कर्ज और हरियाणा का लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज,
वो कर्ज चुकाने के अंदर प्रति व्यक्ति आय को कहाँ किस अनुपात में आप ले रहे हैं, पहले उसको देखिए। और अगर आप देखते हैं कि केवल गुड़गांव का और फरीदाबाद का या पानीपत का थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसको आप पूरे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय के जोड़ रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। अगर ऐसा ही होता तो जो सुसाइड हो रहा है डेली बेसिस वो 5 गुना नहीं बढ़ता, बिजली के बिल 5 गुना नहीं बढ़ते। चलिए रोजाना अब तो सभी मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि चुनाव को लेकर जब भी हम बात करते हैं मुद्दे सभी सामने आते हैं। यादव जी आप बोलिए बहुत संक्षिप्त में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ज्योति जी कि जैसे अभी नेहा जी ने बोला कि हमारी पार्टी का था, हमारे साथ मिलकर किया, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि शायद हुड्डा जी पहले 4.5 साल पहले थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो शायद ज्योति जी को पता चल जाता कि सरकार किसकी थी। और अब भी राज्यसभा के अंदर हुड्डा जी थोड़ी सी, हुड्डा साहब तो कहते हैं हमने तो अप्रोच किया था, आप लोग तैयार नहीं थे साथ आने को। बिल्कुल तैयार थे हम, और अभी भी फिर से कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि आज राज्यसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव परिणाम आने के बाद जो प्रेस वार्ता दिल्ली में अपने आवास पर की थी उसमें खुद में मौजूद थे, जब वो कह रहे थे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जेजेपी से आपसे संपर्क में होने की बात कही गई थी। तंवर जी आपका लास्ट कमेंट। एक ये इनको बोलना, भव्य बिश्नोई कहाँ से पढ़ के आए ये भी पूछ लेना। क्या वो बहुत सारे नेता पढ़ के आए, केवल भव्य नहीं। बिल्कुल आपको भाजपा के बहुत से लीडर्स हैं, सेंटर के मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे विदेशों से पढ़ के आए हैं। जो आप बोल रहे थे विदेशों की बात कर रहे थे, यहाँ नौकरी की बात हो रही थी कि इजराइल में क्यों भेज रहे हो, मर रहे हैं बच्चे। चलिए आप तंवर जी का टाइम आप दोनों इजराइल की बात थी, रोजगार के लिए नहीं जा सकते। तंवर जी आप अगर दो वाक्य में अपनी बात कह पाए, इनके अलावा सबको म्यूट कर दीजिए। दीपेंद्र हुड्डा भी पढ़ के आए हैं। हाँ दीपेंद्र हुड्डा पढ़ के, बहुत सारे नेता हैं। ज्योति जी, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन सुविधाएं प्रदान करने के बावजूद दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस में है। नेहा जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता छुपाने के लिए हमेशा मनगढ़ंत आंकड़े पेश करती है। जिस तरह से परिवार पहचान पत्र में मनगढ़ंत आंकड़ों के आधार पर इन्होंने जन सुविधाओं को खत्म किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करके इस देश को बर्बाद किया है, और ये जो इनकी नीयत और नीति है निश्चित तौर पर। तंवर जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फिर से चर्चा की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।